12 दिन 198 देश 32,000 से ज्यादा प्रतिनिधि। मकसद एक, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या से निपटने का रास्ता निकालना। क्या है सबसे बड़ी समस्या? क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन, जिसके चलते पूरी दुनिया का अस्तित्व दांव पर है। रेगिस्तान में बर्फबारी हो रही है, हरे भरे रहने वाले इलाके में सूखा पड़ रहा है, ठंडे इलाकों में हीट वेव चल रहे हैं, तूफान और बाढ़ लगातार विकराल होते जा रहे हैं। समंदर का जल स्तर बढ़ रहा है, कई द्वीपीय देशों पर पानी में समाने का खतरा मंडरा रहा है। इन सब की जड़ में क्लाइमेट चेंज है। चूंकि ये किसी एक देश की दिक्कत नहीं है, ये समस्या आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए इस पर साथ मिलकर काम करना बेहद जरूरी था। इसी इरादे से यूनाइटेड नेशंस ने साल 1990 के दशक में एक फ्रेमवर्क बनाया। इसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC। इस पर लगभग 200 देशों ने दस्तखत किए थे। जिन देशों ने इसको अपने यहाँ लागू किया उनको पार्टीज कहा गया। इस तरह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अस्तित्व में आई, जिसको हम शॉर्ट में COP यानी कि कॉप कहते हैं। ये UNFCCC की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। साल 1995 में कॉप की पहली बैठक हुई थी। तब से ये देश हर साल मिल रहे हैं और इस बरस 29वां संस्करण आयोजित हो रहा है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में ये आयोजन हो रहा है। अजरबैजान सेंट्रल एशिया में बसा है और रूस और ईरान के बीच है। अब COP29 का एजेंडा क्या है, इस पर बात करते हैं। सबसे बड़ा एजेंडा है पैसा। क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, यानी धरती के औसत तापमान का बढ़ना। 18वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, वहां से कोयले का इस्तेमाल बढ़ा। कालांतर में तेल और गैस की खोज हुई। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, ईंधन की खपत बढ़ती गई। बिजली से लेकर खाना बनाने और कंप्यूटर से लेकर गाड़ी चलाने तक में इसकी जरूरत पड़ने लगी। चूंकि कोयला, गैस और तेल जीवाश्म ईंधन है, इनके जलने से गर्म गैस पैदा होती है, मुख्य तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड। औद्योगिक क्रांति के बाद CO2 का स्तर 50% तक बढ़ चुका है। जब तक जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल पर लगाम नहीं लगती, तब तक इसको काबू करना मुश्किल है। इसलिए कोयला, गैस और तेल को चलन से बाहर करने की मुहिम चल रही है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। आज के दौर में एनर्जी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवाश्म ईंधन से दूर जाना है तो उसका विकल्प तैयार करना होगा। एक विकल्प है ग्रीन एनर्जी पर ट्रांसफर। अमीर देशों के लिए ऐसा करना आसान है क्योंकि उनके पास पैसा है और संसाधन भी है, लेकिन गरीब देशों के लिए ऐसा बहुत खर्चीला और मुश्किल है। उनको अमीर देशों से मदद चाहिए, मगर अमीर देश इससे आनाकानी कर रहे हैं। इसके चलते क्लाइमेट गोल्स को हासिल करना खासा मुश्किल होता जा रहा है। COP29 में अधिकतर बड़े नेता हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में से कोई भी बाकू नहीं जा रहे हैं। इसका समिट की गंभीरता पर असर पड़ा है। हमने पर्यावरण और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर मनुज भारद्वाज से पूछा कि COP29 से क्या उम्मीदें की जानी चाहिए। सुनिए उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया। COP29 जो UNFCCC की एनुअल समिट है, इस बार बाकू अजरबैजान में हो रही है। तो खास होने के लिहाज से तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास है लोकेशन, क्योंकि मिडिल ईस्ट वाले एरिया और हम कहें कि सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया के देशों में कम ही आयोजन देखने को मिलते हैं। तो UAE के बाद ये अजरबैजान को मौका मिला है होस्ट करने का। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत खास चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि खाड़ी के देश और उन देशों में ऑयल का कितना भंडार है और यूजेज होता है। तो ऐसे किसी देश में ऐसी समिट का होना जो फॉसिल फ्यूल्स के को कम करने पर, उनके यूजेज को कम करने पर बात करें, तो एक तो ये बहुत खास चीज़ है। दूसरा है कि इसमें दो मुद्दे बहुत अहम हैं जो डिस्कस होने वाले हैं। एक तो आर्टिकल 6.4 है पेरिस एग्रीमेंट का, जो कि इंटरनेशनल कार्बन मार्केट के बारे में बात करता है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है कार्बन को रिड्यूस करने की। तो उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होनी है, कैसे वो मॉनिटर होना है, इस पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं, उसके लिए डिस्कशन होना है। जो कि कल ही मुझे पता चला है कि सारे नेशंस ने उस पर अपना अप्रूवल भी दिया है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फर्स्ट डे के हिसाब से, पहले दिन के हिसाब से। और सबसे अहम जो मैं कहूँगा, जो कि मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, वो है जलवायु वित्त पोषण, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट फिनेंस। क्लाइमेट फिनेंस अगर सरल भाषा में समझा जाए तो
डेवलप्ड कंट्रीज, प्रॉस्पेरस कंट्रीज से डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस को जो पैसा दिया जाता है क्लाइमेट एक्शन के लिए, जलवायु से निपटने के लिए, तो उसको क्लाइमेट फाइनेंस बोलते हैं। तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, उस पे बात हो रही है। अगर वो फाइनल हो जाता है तो ये इस कॉप की और पीछे हुई 5-6 कॉप की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये काफी खास है इस कॉप। COP29 भारत के लिए कितना अहम है, भारत में लोगों को इस पर ध्यान देना क्यों जरूरी है, इस बात पर भी सवाल किए। जवाब क्या आया आप भी सुनिए। भारत के लिए तो जितने भी जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन हैं, शिखर सम्मेलन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। COP29 इसलिए क्योंकि इसमें क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु वित्त पोषण पे बात होनी है। तो कीर्तिवर्धन सिंह जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उनके अंडर एक 19 मेंबर स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन गया है। तो इंडिया चाहता है कि इसमें हमें वित्तीय सहायता प्राप्त करने का मौका मिले, कुछ ऐसे लोन्स मिलें जिससे इंडिया अपना ग्रीन ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन पे जोर दे सके। बिकॉज देखिए, इंडिया एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन में जहां हमें 1.4 बिलियन लोगों का भरण पोषण भी करना है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी करने हैं। तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को क्लाइमेट एक्शन के साथ स्टेबल करने के लिए हमें वो एनर्जी टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन के लिए वो फाइनेंस चाहिए। तो ये कॉप इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडियन डेलीगेशन अपनी कुछ डील कर सकता है, बायलैटरल, मल्टीलैटरल फंड क्रिएट कर सकता है अपने क्लाइमेट फाइनेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और इंडिया अपने आप में ही बहुत चीज़ें कर रहा है, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी COP29 में प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स उसमें आएँ और वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करता है। तो इंडिया के लिए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। COP29 ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है। क्लाइमेट डील को लेकर ट्रंप का विरोध जग जाहिर रहा है। उन्होंने अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकाल लिया था। ये डील 2015 में हुई थी। इसमें देशों ने लक्ष्य तय किया था कि साल 2100 यानी कि साल 2100 तक औसत तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। यानी जितना तापमान औद्योगिक क्रांति से पहले था, उसमें हो रही बढ़ोतरी को 2 डिग्री का थ्रेशोल्ड पार करने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हर संभव कोशिशें की जाएंगी। इस समझौते में अमेरिका भी शामिल हुआ था। जब ट्रंप सत्ता में आए, उन्होंने अमेरिका को अलग कर लिया। फिर 2021 में जो बाइडेन राष्ट्रपति बने, उन्होंने दोबारा डील ज्वाइन की। अब फिर से ट्रंप आ रहे हैं। हमने मनुज भारद्वाज से पूछा कि ट्रंप की जीत का क्लाइमेट डील्स पर क्या असर दिख रहा है या दिख सकता है, और ये दुनिया के लिए कितना गंभीर है। तो सुनिए उन्होंने इस पर क्या जवाब दिया। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल था, उसमें हम देख चुके हैं कि वो काफ़ी नकारात्मक रुख पहले से ही रखते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, और कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज होक्स है। 2017 में उन्होंने पेरिस समझौते से भी अमेरिका को बाहर ले गए थे, और उन्होंने फॉसिल फ्यूल को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा जोर दिया था। देखिए, COP29 पे तो उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज अभी भी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं और जनवरी में वो शपथ ग्रहण करेंगे। बट अमेरिका जब भी किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में जुड़ता है या बाहर निकलता है, उसके बहुत इम्पैक्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक तो क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें, अमेरिका सबसे प्रॉस्पेरस देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो अगर अपने क्लाइमेट फाइनेंस कंट्रीब्यूशन को ही अमेरिका कम कर देगा, तो और भी देश उस हिसाब से उस चीज़ को देखते हुए कम करना शुरू कर दें, क्योंकि एक खुद से ही अंदर से देशों के जागने की वो है कि खुद ही क्लाइमेट फाइनेंस को दिया जाए। आप किसी को एक स्टिक के तौर पे नहीं कह सकते कि आप पैसा दीजिए और क्लाइमेट फाइनेंस को वो अपहोल्ड कीजिए। तो फिर अगर ट्रंप फिर से क्लाइमेट एग्रीमेंट से वापस जाते हैं, अमेरिका को निकालते हैं, तो चाइना भी ये कहेगा कि हम भी एक बड़ी इकोनॉमी है एंड हम भी उतना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। तो बाकी सारे देशों को वो एक प्रोत्साहन नहीं रहेगा और वो एक डिमोटिवेशन होगा। उसके साथ ही फॉसिल फ्यूल का इंक्रीज होना, जो कि IPCC रिपोर्ट बार बार दोहराती जा रही है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट था वो हम पार करने वाले हैं, वो हम उसे कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। तो वो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। बट मैं डोनाल्ड ट्रंप के जो क्लाइमेट एडवाइजर रहे थे पिछले कार्यकाल में, उनके साथ कई बार चर्चा में किया हूँ। मेरी PhD के वो सुपरवाइजर भी रहे हैं, एक्सटर्नल सुपरवाइजर। तो उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा अमेरिका फर्स्ट रखना चाहते हैं। तो कई मायनों में उनकी बात वो गलत नहीं है, बट
क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है वो ट्रांस बाउंड्री है, कि वो एक देश और दूसरे देश की सीमाओं को रिस्पेक्ट नहीं करता। तो हमें सबके साथ मिलके काम करना चाहिए और देखा जाएगा कि इस बार प्रेसिडेंट ट्रम्प उस पर कितना ध्यान देते हैं। हालांकि अपने कैंपेन में तो उन्होंने साफ कर दिया है कि क्लाइमेट चेंज में मैं बिलीव नहीं करता, तो इट इज अ प्रॉब्लम। एक तरफ COP29 से उम्मीदें जताई जा रही हैं, दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी हो रही है। जो अजरबैजान समिट की मेजबानी कर रहा है वो कच्चे तेल और गैस के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। रिपोर्ट्स हैं कि अजरबैजान COP के जरिए निवेश हासिल करने की कोशिश कर रहा है। किसमें? तेल और गैस की सरकारी कंपनी में। वही तेल और गैस जिसको चलन से बाहर करने की पूरी कवायद चल रही है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस खबर को आपके लिए लिखा था अभिषेक ने। मेरा नाम है शुभम विश्वकर्मा। आप देखते रहिए खबरगांव।